ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 1 से 6 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ प्लेलिस्ट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हैं जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे, तो वो आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अब आज के क्वेश्चंस की तरफ। आगे का स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन है वो मैथ्स का क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन मैं पीडीएफ के फॉर्म में अटैच करके आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की बात कर रहा है, तो ये बना था, देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन की चांसेस थोड़ा सा रहता है। राज्य पुनर्गठन आयोग की ये बात कर रहा है, इसका गठन हुआ था 1953 में और ये अपना रिपोर्ट सौंपा था 1955 में। लेकिन अगर यहीं पे आपसे पूछ देता राज्य पुनर्गठन अधिनियम, तब वो हुआ था जुलाई 1956 में पास किया गया था और इसी अधिनियम के द्वारा भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश भी स्थापित किए गए थे। लेकिन यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग का रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था। तो स्थापना हुआ था 1953 में, रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है 1955 में। और अगर यही आपसे पूछ ले राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम, तब अधिनियम पूछ लेगा, तब आपका आंसर हो जाएगा जुलाई 1956। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1955। यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश जो था वो स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है किसी अभिलंबनीय लोक महत्व के मामले पर तुरंत चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस प्रकार के प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। तो इस प्रकार के प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्य का समर्थन की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है। तो अगर हम बात करते हैं वित्तीय आपातकाल, तो संसद में समान बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। वित्तीय आपातकाल से याद रखिएगा 3 तरह के आपातकाल हैं, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात जो कि है 360 में और अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वित्तीय आपात के बारे में 1-2 चीज़ें और याद रखिएगा कि वित्तीय आपात की घोषणा के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना तथा उनकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है और वित्तीय आपात की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है संघीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो संघीय संविधान की विशेषता नहीं है एकल नागरिकता। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में से किस संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो देखिए संसद के में राज्यों के प्रतिनिधित्व संबंधी किसी प्रकार का अगर संशोधन है तो उसमें संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य का 15% होगा। तो ये किया गया है 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 91वें संविधान संशोधन द्वारा। और किया गया है दल बदल में संशोधन, केवल संपूर्ण दल को विलय की मान्यता दी गई है। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं, मतलब 69 संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ है, इसके तहत ये हुआ है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है। अगर हम बात करते हैं 17वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ है, इसके तहत दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है। और अगर हम बात करते हैं 88 संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ है, इसके तहत सेवाओं पर कर का प्रावधान लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। देखिए जो संयुक्त अधिवेशन है वो तो बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन उसकी अध्यक्षता की जाती है अनुच्छेद 118 के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 118। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रीट सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जाता है। तो ये जो दोनों के खिलाफ रीट जो जारी होता है वो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर है। और जो उच्चतम न्यायालय होता है वो अनुच्छेद 32 के तहत 5 तरह की रीट जारी कर सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांतों को विस्तारित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1919 के अधिनियम के द्वारा। 1919 के अधिनियम को हम लोग मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। और इसके द्वारा जो कुछ और चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखना है वो है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया और भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं मतलब 1909 के अधिनियम जिसको हम लोग मार्लो मिंटो सुधार कहते हैं, इसके तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया और भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई। अगर हम बात 1935 के अधिनियम की करते हैं तो 1935 के अधिनियम से याद रखिएगा इसमें 321 अनुच्छेद थी, 10 अनुसूचियां थी और इसके तहत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, भारत परिषद का अंत और बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था वो किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। और नेहरू के द्वारा जो प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया था उसे ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। तो ये किया गया है जर्मनी के बीमर संविधान से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर है। अगर हम बात संयुक्त राज्य अमेरिका की करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका से याद रखिएगा कि इसमें इसके मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक पुनर्वलोकन लिया गया है, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, वित्तीय आपातकाल, संविधान की सर्वोच्चता, ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर हम बात कनाडा की करते हैं तो कनाडा से याद रखिएगा संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, ये कनाडा से लिया गया है। बात हम अगर फ्रांस की करते हैं तो फ्रांस से याद रखिएगा समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र शब्द जो है वो फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 243 निम्न में से किससे संबंधित है। 243 के क के बारे में पूछ रहा है। तो जो 243 का जो क है संविधान वो संबंधित है राज्य निर्वाचन आयोग से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्य निर्वाचन आयोग। अगर सिर्फ निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भाग 15 और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है विश्व हेमोपैथिक दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हेमोपैथिक दिवस जो है वो सैमुअल हैनीमैन की याद में मनाया जाता है 10 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 अप्रैल। अगर हम बात 25 अप्रैल की करते हैं तो 25 अप्रैल से याद रखिएगा विश्व मलेरिया दिवस। और अगर बात 12 जून की करते हैं तो 12 जून से याद रखिएगा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये जो जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे उन्होंने दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापान। और जापान के जो नए प्रधानमंत्री बने उनका नाम है योशिहिदे सुगा। जापान से याद रखिएगा यहाँ की राजधानी है टोक्यो, यहाँ की मुद्रा है येन और यहाँ के संसद को कहा जाता है डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर के संबंध में कौन सा कथन सही है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। ये गलत है। क्यों? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग की अगर बात करते हैं तो ये शक संवत पर आधारित है। अगर हम बात विक्रम संवत और शक संवत की करते हैं तो विक्रम संवत जो था वो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत चलाया गया था। और अगर हम बात शक संवत की करते हैं तो कनिष्क जो था वो 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया था, वो शक संवत कहलाया था। दूसरा ऑप्शन इसमें कह रहा है राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये भी गलत है। राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। तो ना तो एक और ना ही दो, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है विश्व विकास रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है। तो ये अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट तो ये विश्व बैंक के द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। और ये कब से? ये 1978 से लगातार प्रकाशित
किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक। अगर हम बात विश्व बैंक की करते हैं तो इससे याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और इसकी स्थापना हुई है 1945 में। इसके मेंबर कंट्री हैं 189 और इनके हेड का नाम है डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है नोहकलिकाई जलप्रपात किस प्रदेश में स्थित है। तो ये नोहकलिकाई जो है वो मेघालय में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर है। मेघालय से याद रखिएगा यहाँ के कैपिटल है शिलोंग, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है कॉनराड संगमा और यहाँ के गवर्नर का नाम है तथागत रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है। तो वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है ये पूछ रहा है। तो वंदे मातरम योजना जो है वो प्रधानमंत्री, इसका वंदे मातरम नाम है प्रधानमंत्री वंदे मातरम योजना। जो महिला पहली बार गर्भवती हुई है वैसे महिलाओं को इस योजना के तहत 5,000 रुपये देने का प्रावधान है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भवती महिलाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सितार पंडित रविशंकर सुमेलित है, बांसुरी पन्नालाल घोष सुमेलित है, तबला जाकिर हुसैन सुमेलित है, संतूर बदरुद्दीन डागर ये गलत है। बदरुद्दीन डागर हैं ये बीना से संबंधित हैं। अगर हम बात करते हैं संतूर की तो संतूर से याद रखिएगा भजन सोपारी, शिव कुमार वर्मा ये सब संतूर से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संतूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। अगर हम बात करते हैं सर्पों के अध्ययन को तो ये कहलाता है ओपियोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर है। अगर हम बात सोरोलॉजी की करते हैं तो सोरोलॉजी जो होता है वो छिपकली का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा। तो भारत का जो पहला समुद्री संग्रहालय है वो लोथल गुजरात में खोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि पानी के भीतर या समुद्री जीवों को बढ़ावा देना। गुजरात की अगर बात करते हैं तो ये कपास उत्पादन में पूरे भारत में अग्रणी राज्य है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपानी और यहाँ के गवर्नर का नाम है श्री आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र है जो सतह से सतह मार करता है। अगर हम बात करते हैं सतह से सतह तो अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया, धनुष हो गया, ये सब सतह से सतह वार करता है। और सतह से आकाश की बात करते हैं तो आकाश और त्रिशूल जो है वो सतह से आकाश की ओर वार करता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है भवानी, काबनी और जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है ये किसकी सहायक नदी है। तो ये सब कावेरी की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर है। कावेरी की सहायक नदियां की अगर बात करते हैं तो अर्कावती, स्वर्णवती, अमरावती ये सब कावेरी की सहायक नदियां हैं। अगर हम बात करते हैं कावेरी की उद्गम स्थान की तो कावेरी का जो उद्गम स्थान है वो कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में कुर्ग जिले में है। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं यहाँ पे तो कृष्णा नदी से याद रखिएगा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, मूसी ये सब कृष्णा की सहायक नदियां हैं। अगर हम बात गोदावरी की करते हैं तो गोदावरी से याद रखिएगा पेनगंगा, बेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर, सबरी, पूर्णा ये सब गोदावरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है भारतीय मौसम विभाग के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण सबसे अधिक देखने को मिलता है। तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जो भारतीय अनुसार वार्षिक वर्षा का जो वितरण है वो सबसे अधिक देखने के लिए मिलता है दक्षिण पश्चिम मानसून के समय। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। और दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है प्रसिद्ध पुस्तक व्हाइट टाइगर जिसे वर्ष 2008 में मान बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं अरविंद अडिगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद अडिगा। यहाँ देखिए मान बुकर पुरस्कार की बात कर रहा है। दो पुरस्कारें होती हैं, एक होता है मान बुकर पुरस्कार और एक होता है मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अगर हम 2019 के मान बुकर पुरस्कार की बात करते हैं तो 2019 का जो मान बुकर पुरस्कार है वो मिला है मार्गेट एटवुड और बर्नार्डिन एवरिस्टो को। और 2019 का जो मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है वो जोखा अल्हार्थी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसकी बात अगर करते हैं तुजु दर्रा मणिपुर ये सुमेलित है। तुजु दर्रा से याद रखिएगा यह मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है और इस दर्रे से इम्फाल से लापू और म्यांमार जाने का रास्ता गुजरता है।
अगर हम बात करते हैं रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, ये भी सुमेलित है। यह मनाली को लेह सड़क मार्ग से जोड़ता है। माना दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ये गलत है। माना दर्रा जो है वो उत्तराखंड में है और यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करते हैं बनिहाल दर्रा की, तो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर सही है और इस दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में वन एवं वृक्षों का विस्तार पाया गया है। तो जो भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में वन एवं वृक्षों का विस्तार पाया गया है। तो देखिए, जो भारतीय वनस्पति रिपोर्ट 2019 आया है, जो रिपोर्ट हर एक 2 साल के अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग कुल क्षेत्रफल का 24.56% जो है वो वन एवं वृक्षों का विस्तार पाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24.56%। अगर हम वन रिपोर्ट की बात करते हैं तो पहला वन रिपोर्ट जो था वो 1987 में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है बिहार के किस जिले में काला गेहूं की खेती की शुरुआत की गई है। तो काला जिले की जो खेती है वो दरभंगा में स्टार्ट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना में निम्न में से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता है। तो देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित होने वाले जो 3 राज्य हैं वो है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। इससे और ये सतलज नदी पर स्थित है। और इससे जो नहीं लाभान्वित होने वाला राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से याद रखिएगा, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है जयराम ठाकुर और यहाँ के गवर्नर का नाम है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत जनसंख्या बिहार में निवास करती है। तो बिहार में 8.6% करती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर है। और अगर 2011 की जनगणना के अनुसार ये पूछ ले कि विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना, तब 17.5% हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं विश्व जनसंख्या दिवस की, तो वो मनाया जाता है 11 जुलाई को। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। तो निम्नलिखित में से जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह यहाँ पूछ रहा है, तो गहरा बंदरगाह जो है वो है विशाखापट्टनम। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है। लेकिन अगर सबसे बड़ा बंदरगाह पूछ लेगा तब हो जाएगा मुंबई, और कृत्रिम बंदरगाह पूछ लेगा तब हो जाएगा चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो कपास की खेती हेतु काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काली मिट्टी। काली मिट्टी की अगर बात हम करते हैं तो इसे रेगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है और इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता पाई जाती है। इसका जो काला रंग होता है वो टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। और ऑप्शन की बात करते हैं, अगर हम बात जलोढ़ मिट्टी की करते हैं तो इसे याद रखिएगा, यह मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है और इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। अगर हम बात लाल मिट्टी की करते हैं तो यह एक अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है और इसका जो लाल रंग है वो लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। अगर हम बात लैटेराइट मिट्टी की करते हैं तो लैटेराइट मिट्टी से याद रखिएगा, इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है और यह जो मिट्टी है वो चाय, इलायची और काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक उत्तरदायी जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। तो चुनाव प्रचार हेतु 2 सप्ताह का समय मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है नौकरेक जैव मंडल नीचे मेघालय की निम्न में से किस पहाड़ियां का हिस्सा है। तो ये मेघालय की गारो पहाड़ियां के स्थित हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है। तो भारत श्रीलंका के बीच देखिए, भारत जो है वो श्रीलंका से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। तो मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि तो होगा नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1 और 3, यही इसके बीच अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए और 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है विक्टोरिया जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है। तो विक्टोरिया जो जलप्रपात है वो जेम्बेजी नदी पर स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 108 मीटर और ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जेम्बोजो नदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है शेरशाह के समय मौजूदा सरकार पैदावार का कुल कितना भाग लगान के रूप में वसूल करती थी। तो ये उत्पादन का 1/3 भाग था। तो ऑप्शन नंबर ए है जो सही आंसर है। अगर हम बात शेरशाह की करते हैं तो शेरशाह से याद रखिएगा यह सूर साम्राज्य का संस्थापक था। इसके बचपन का नाम फरीद खान था और इसने भूमि के माप के लिए एक 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया था। इसने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की भी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है बजट प्रस्तुत करने के कितने दिनों के अंदर बजट पारित करना आवश्यक होता है। तो बजट प्रस्तुत करने की अगर बात करते हैं तो इसके बाद 75 दिनों के भीतर इसे पारित करना आवश्यक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 75। अगर हम बात करते हैं बजट 2020-21 की, तो बजट 2020-21 का जो थीम था वो था ईज ऑफ लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है निम्न में से दक्षिण अमेरिका का कौन सा स्थलरूढ़ देश है। तो दक्षिण अमेरिका के 2 देश हैं जो स्थलरूढ़ हैं, वो है पराग्वे और बोलोविया। यहाँ बोलोविया ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी पराग्वे जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। दक्षिणी अमेरिका से याद रखिएगा यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है और दक्षिण अमेरिका के वर्षावन का जो स्थानीय नाम है वो है सेल्बास। और दक्षिण अमेरिका में पेरू बोलोविया सीमा पर विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायान झील है टिटिकाका झील। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि मनुष्य में संक्रा का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है। तो मनुष्य में जो संक्रा का पाचन है वो प्रारंभ होता है मुख गुहा में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं मुख गुहा की, तो हमारे मुख के आगे की ओर एक बड़ा भोजन कक्ष है, उसे ही हम लोग मुख गुहा कहते हैं। और इसकी दीवार में छिपी 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ हैं और इसके साथ ही साथ इसमें संक्रा को पचाने वाला एक टाइलिन नामक एंजाइम भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है मनुष्य के हृदय में किन कक्षों में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। तो देखिए हृदय के दाहिने आलिंद में अशुद्ध रक्त जमा होता है जो दाएं निलय में जाता है और वहां से फुसफुसीय धमनियों के द्वारा फेफड़ों में शुद्धिकरण के लिए जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दायां आलिंद और दायां निलय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है ज़्यादा तेज दौड़ने के बाद हमारी जांघों की मांसपेशियों में दर्द होने लगता है क्यों। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इनके पेशी तंतुओं के बीच लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। देखिए होता क्या है कि दौड़ते समय हम जितना ऑक्सीजन ले सकते हैं उससे उत्पन्न ऊर्जा से हमारा काम नहीं चल पाता है और अतिरिक्त ऊर्जा के लिए जो हमारी मांसपेशियाँ हैं उसमें जो अवयविस्रवन होने लगता है, जिसके कारण से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है जो रक्त प्लाज्मा में अल्प घुलनशील होता है एवं मांसपेशियों में जमा हो जाता है। और इसी के कारण क्या होता है कि मांसपेशियां थक जाती है और इन्हें फैलने सिकुड़ने में हमें दर्द महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है अमीबा तथा प्रोटोजोआ निम्न में से किस जगत के अंतर्गत आता है। तो अमीबा और प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो ये प्रोटिस्टा के जगत के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर है। और प्रोटिस्टा जगत में एक कोषीय यूक्रिएटिक जीव जो हैं वो आते हैं। अगर हम बात यूकैरियोटिक की करते हैं तो यहाँ से याद रखिएगा यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है और इसमें श्वसन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कौन सी क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होता है। तो पोषण से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्थलीय आवास का अजैविक घटन है। तो स्थलीय आवास का अजैविक देखिए स्थलीय आवास के 2 प्रमुख घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। जैविक घटक वाले में हम लोग रखते हैं जैसे कि पौधा हो गया, जंतु हो गया, ये सब को हम लोग सजीव पदार्थ को जैव घटक कहते हैं। और अजैविक घटक की बात अगर करते हैं तो मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश, तापक्रम ये सब अजैविक घटक है। तो ये वायु भी है, जल भी है, मृदा भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। तो यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करते हैं तो इसमें प्लाज्मा झिल्ली जो है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर है। अब प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली का जो मुख्य कार्य है वो है कोशिका और उसके बाहरी भाग के माध्यम के बीच आणविक क्रिया को नियंत्रित करना। यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति जो होगी वो सेलुलोज की बनी होगी और इसमें जो श्वसन होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है निम्न में से कौन उत्तक का उदाहरण है। तो रक्त भी है, फ्लोएम भी है, पेशी भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है
एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है, तो इसमें जीवों की संरचना और उनके भाग्यों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जानवरों एवं पौधों की संरचना। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है यदि व्यक्ति को गलत समूह का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा। तो आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है। अगर हम बात रक्त समूह की करते हैं तो रक्त समूह से याद रखिएगा इसका खोज 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्न में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है। तो देखिए मधुमक्खी के डंक मारने पर दुर्लभ क्षारकों के उपयोग से आराम मिलता है। तो यहाँ ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो बेकिंग सोडा क्या है, एक दुर्लभ क्षारक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है दो सेलों से बनी बैटरी में, तो दो सेलों से बनी बैटरी में एक सेल का धनात्मक सिरा दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरा से जुड़ा रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है तेल एवं जल के मिश्रण से उसके अवयवों को निम्नांकित में से किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है। तो उसको किया जाता है निथारना विधि से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर है। अगर हम बात निथारना की करते हैं तो निथारना एक प्रक्रिया है जिसमें अम्लीय भारी ठोस एवं हल्के द्रव के मिश्रण से द्रव को ढालकर अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है दूध से दही बनना किस प्रकार के परिवर्तन की श्रेणी में आता है। तो दूध से दही बनना की अगर बात करते हैं तो ये आएगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के अंतर्गत ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है किसी भौतिक राशि के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है। तो किसी भौतिक राशि के लिए मात्रक और संख्यात्मक मान दोनों आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिबल बराबर होता क्या है, प्रतिक्रिया बल अपॉन में क्षेत्रफल। तो प्रतिक्रिया बल का होगा मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है द्रवों एवं गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा होता है। तो द्रवों एवं गैसों में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो संवहन विधि के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। संवहन विधि से याद रखिएगा वायुमंडल भी है जो संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है। और अगर ठोस में ऊष्मा का संचरण पूछ ले तो ठोस में जो ऊष्मा का संचरण है वो चालन विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक है। तो प्राकृतिक सूचक वो होता है जो पदार्थों की अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन प्रकृति को पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। तो लिटमस का भी किया जाता है, हल्दी का रस और चाइना गुलाब का भी। तो ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है निम्नलिखित में से सौर कुकर के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो सौर कुकर की अगर बात करते हैं तो सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं अवतल दर्पण की तो इसका और उपयोग दाढ़ी बनाने के काम में किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में किया जाता है, आँख, कान और नाक और दांत के डॉक्टरों के द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है मिट्टी के अपमर्मज्जांक मतलब डिटर्जेंट कौन होता है। तो मिट्टी का जो डिटर्जेंट होता है वो होता है जीवाणु। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होता है, क्योंकि जीवाणु जो होता है वो मृत और सड़े हुए पदार्थों का प्रयोग करके मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ा देता है। जीवाणु की अगर बात करते हैं मतलब बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं तो इससे कुछ डिजीज होने वाली हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि जो जीवाणु के कारण जो बीमारियाँ होती हैं वो होता है टिटनस, हैजा, टाइफाइड, प्लेग, निमोनिया, डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया है। तो ये किया है मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज से याद रखिएगा, मेगास्थनीज के अनुसार जो नगर प्रशासन था वो 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है कालीबंगन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगन। कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी के किनारे है। 1953 में इसका उत्खनन हुआ था और इसके उत्खनन करता थे बीबी लाल और बी के थापर। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं तो रोपड़ से याद रखिएगा सतलज नदी 1953 में हुआ था यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। और अगर हम बात बनमाली की करते हैं तो बनमाली जो है वो रंगोई नदी में
के किनारे 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा, और आलमगीरपुर की अगर बात करते हैं तो ये हिंडन नदी के किनारे 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसोंग, जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, इसने किस अवधि में भारत की यात्रा की थी? तो यात्रियों का राजकुमार जो था हेनसेंग, वो 629 से लेकर 645, तो ऑप्शन नंबर 20 होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगर हम बात करते हैं चीनी यात्री हेनसोंग की, तो ये से याद रखिएगा, ये इसको यात्रियों का राजकुमार और नीति का पंडित भी कहा जाता है। यह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है निम्नलिखित मध्यकालीन संतों को कालानुक्रम सजाइए। तो अगर कालानुक्रम सजाइएगा तो शंकराचार्य, रामानुज, माधवाचार्य और बल्लभाचार्य, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है चंगेज खान का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो चंगेज खान का जो आक्रमण था, जो चंगेज खान जो था वो मंगोल राजा था, और इसका आक्रमण जो था वो इल्तुतमिश के समय हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। अगर हम चंगेज खान और इल्तुतमिश से बात याद रखते हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा, चंगेज खान से बचने के लिए एक ख्वारिज्म का सम्राट था जलाउद्दीन, उसको इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दिया था। अगर हम बात इल्तुतमिश की करते हैं तो इल्तुतमिश से याद रखने वाली जो बातें हैं वो है, इसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था, इक्ता प्रणाली चलाई थी, और सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के भी जारी किए थे। साथ ही साथ इसने एक 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था जो तुर्कान चिहलगानी के नाम से जाना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन युग सुमेलित है? देखिए यहाँ सुमेलित है कौन पूछा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रेस पर प्रतिबंध, ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि प्रेस पर प्रतिबंध की अगर बात करते हैं तो प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड लिटन ने। अगर हम लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से याद रखिएगा, इसे भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता था। बात अगर करते हैं हम लोग लॉर्ड हेस्टिंग्स की, पिंडारियों का दमन, तो ये सही है। लॉर्ड एलन बरो अंग्रेजी शिक्षा, ये गलत है। अंग्रेजी शिक्षा की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, और लॉर्ड एलन बरो की ये बात करते हैं तो इनसे याद रखिएगा दास प्रथा का अनुमूलन। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी मदरसा की स्थापना, ये भी गलत है। मदरसा की स्थापना किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, और लॉर्ड डलहौजी की अगर बात करते हैं तो इससे याद रखिएगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, और इसे रेलवे का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है निम्न में से किस भू राजस्व पद्धति में खेत के मालिकों से भू राजस्व की वसूली की जाती है? तो ये किया जाता है रैयतबाड़ी में, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। रैयतबाड़ी के तहत होता क्या है कि खेत की उपज पर उसका आधा राजस्व के रूप में जमा करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो महारानी लक्ष्मीबाई की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म वाराणसी में 1828 में हुआ था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाराणसी में। अगर हम बात लक्ष्मीबाई की करते हैं तो इनका जो जन्म था वो वाराणसी में हुआ था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, और फिर झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ इनकी शादी हो जाती है, और इसके बाद इनका नाम महारानी लक्ष्मीबाई पड़ता है। फिर ये 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व करती हैं, और फिर 17 जून 1858 को ग्वालियर के किले में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए इनको वीर गति की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है वर्नाकुलस प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित की जाने वाली अखबार कौन सी है? तो यह है अमृत बाजार पत्रिका, और इसके संपादक थे शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। वर्नाकुलस प्रेस एक्ट की बात करते हैं तो ये मार्च 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया था, और लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में इसको समाप्त कर दिया गया था। वर्नाकुलस प्रेस एक्ट से याद रखिएगा जो पाइनियर अखबार था वो इस एक्ट का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट में लड़कियों के विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट की बात करते हैं तो ये एम मालाबारी के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 1891 में पारित किया गया था, और इसमें जो उम्र थी वो थी 12 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था, तो किसानों की स्थिति में सुधार करने हेतु 1879 में यह अधिनियम पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1879।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1907 में तारकनाथ दास के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है निम्नलिखित में से किसके संस्थापक भगत सिंह नहीं थे। तो देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसमें थे, 1928 में इसकी स्थापना हुई है भगत सिंह के द्वारा ही। भारतीय नौजवान सभा की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1926 में हुई थी भगत सिंह, छबील दास और यशपाल के द्वारा। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना सूर्य सेन के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन रिपब्लिक आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है निम्न में से किस सूची के विषय पर राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो देखिए राष्ट्रपति, पहली चीज तो याद रखिए, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जारी करता है, और ये जो जारी करता है वो सिर्फ और सिर्फ संघ सूची और संवर्ती सूची के विषय पर कर सकता है, मतलब राज्य सूची के विषय पर वो अध्यादेश नहीं जारी कर सकता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची। संघ सूची की अगर बात करते हैं तो इसमें 100 विषय हैं, मूलतः 97 थी। राज्य सूची की अगर बात करते हैं तो इसमें 61 विषय हैं, मूलतः 66 था। और संवर्ती सूची की बात करते हैं तो इसमें 52 विषय है, मूलतः 47 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन की अगर बात करते हैं तो यह एक हार्मोन है जो कि अंडाशय के द्वारा उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है प्रसिद्ध पर्वत पिंडसर किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये उत्तराखंड में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। पिंडसर हो गया, नैनीताल, रानीखेत, ये सब उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो यहाँ से कुछ नेशनल पार्क हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी, जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी, ये सब राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य है। तो देखिए अगर हम लोग आसियान की बात करते हैं तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियान नेशन, जिसको हम लोग आसियान बोलते हैं, जिसका स्थापना हुआ था 1967 में, और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। और इसके जो मेंबर कंट्री की अगर बात करते हैं तो भारत तो नहीं है, बांग्लादेश भी नहीं है, तो म्यांमार की अगर बात करते हैं तो म्यांमार है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। म्यांमार हो गया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ये सब इसका सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है जीएसटी के विभिन्न दरों के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको प्राप्त है। तो ये जीएसटी परिषद को है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो होगा वो वित्त मंत्री होगा। जीएसटी पंजीकरण में कुल 15 डिजिट हैं। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। 1 जुलाई 2017 को कनाडा मॉडल पर आधारित भारत में जीएसटी लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है। तो ये सीमा शुल्क के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा सही आंसर। हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं तो इसकी खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रदर्शित कौन करता है। तो NSSO करता है, मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस करता है, जिसका कि हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग ग्रुप से पहले PDF डाउनलोड कर लीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिए, और आप लोगों का कितना मार्क्स आ रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।